आज की हमारी कहानी टाइटैनिक 1919 में आपका स्वागत करता हूँ। आज की यह कहानी हमारे एक व्यूअर राजू ने सेंड किया है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है भीमबेटका नामक समुद्री तट की, जहाँ पे 1919 के दौर पे लाखों की संख्या में कुछ भी मलबा एक्सपोर्ट किया जाता था। बड़े मात्रा में कोई भी सामान को आयात और निर्यात किया जाता था। पर उसी दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद वो तट पूरा खाली हो गया, सुनसान हो गया। वहाँ पे पड़ी नाव, बड़ी बड़ी जहाजें अब तक सड़ रही है, पर वहाँ से उस जगह से कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद किया गया है। तो आखिर ऐसी कौन सी घटना 1919 में हुई थी, ये आपको पूरी कहानी सुनने के बाद पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। वीडियो में नए हो तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तो चलो सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी। 1919 की बात है, जब हमारे देश से कई सारे वस्तु विदेश में बेचा जाता था। तो विदेश में बेचते समय जो व्यापार यहाँ से नाव पर बैठ के सारे सामान को ले जाते थे, वो हमेशा सोचते थे क्यों ना घोटाला करें। उस समय कोई मापदंड का ज़्यादा सुविधा नहीं था और जांच पड़ताल का। तो हमेशा कुछ नाव में बैठे लोग सोचते थे कि क्यों ना ये सामान को हम वहाँ से पहुँचने से पहले ही कुछ सामान को गायब कर दें और कह दें नाव डूब गया, या फिर लुटेरों ने सारे सामान को लूट लिया। किसी तरह बहाना करके सारा सामान को हम कहीं रखें। पर दिक्कत तो यह थी कि उस समुद्र के बीच में कहाँ पे रखें, क्योंकि चारों ओर सिर्फ दूर दूर तक पानी पानी था। तो विक्रम ने जो नाव यानी बोट नंबर 2013 में बैठा हुआ था, वो वहाँ का मैनेजर था जो देखभाल करता था। उसके मन में एक बात आई, क्यों ना हमें एक ऐसे टापू का खोज करें जो वहाँ पे कोई ना रहता हो, और उस टापू को हम अपना कुछ सामान को लूट करके वहाँ रखने का जगह बनाएंगे। जो भी हम घोटाला करेंगे हम वहीं पे रखेंगे, और बाद में वो सामान को हम अपने अनुसार, मर्जी अनुसार वापस से वहाँ से ला करके बेचा करेंगे। पर सबसे पहले हमें एक टापू ढूंढना पड़ेगा। ये कहानी सामने आती है जुलाई का महीना था, और उस दौरान वहाँ पे सामान जो विदेश भेजा जाता था वो थोड़ा कम हो चुका था। उसी दौरान विक्रम ने सोचा क्यों ना अभी हमारे पास टाइम है, हम एक टापू ढूंढ लेते हैं जो हमारे लायक सही हो, जहाँ पे हम नाव सामने से ले जा करके और सारी कुछ सामान को वहाँ छुपा सकें। और वो निकल जाते हैं। जुलाई का वो शाम उनकी जिंदगी का आखिरी शाम होती है। वो नाव लेकर निकलते हैं और वो समुद्र में चल पड़ते हैं। बहुत टाइम बीतने के बाद भी उन्हें कोई भी टापू नहीं दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज चुके थे। रात के अंधेरे में उनको कुछ दिखना बंद हो चुका था। अगर कुछ टापू मिल भी जाए तो उनका टक्का हो जाता साथ में, नाव उसमें फंस जाती, पर शायद दिखते नहीं, इतने ज़्यादा अंधेरा भी था। पर खैर उनको था कि शायद इतनी जल्दी टापू नहीं मिलेगा, क्योंकि टापू बहुत दूर दूर होती है। हम जब विदेश यहाँ से कोई वस्तु ले जाते हैं तो उसमें तो हमें महीना भर का समय लग जाता है जब ज़्यादा सामान होता है, तो फिर इतनी जल्दी मिलना मुश्किल है। फिर भी वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए इसी कारण थोड़ा उम्मीद भी था कि मिल सकता है कोई टापू। तभी वो चुपचाप खाना वाना खा करके अपने नाव में आराम कर रहे होते हैं, और तभी विक्रम की और उसके अन्य साथी की नींद लग जाती है। तभी अचानक रात के 1:30 बजे अचानक नाव किसी चीज़ से टकरा जाती है, और नाव टकराने के बाद इतना झटका लगता है, झटका से वो सारे उठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या टच हुआ होगा। उनके मन में चल रहा था कि शायद कोई टापू तो नहीं, और वो सोच रहे थे ऐसे। तभी जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उनके सामने कोई टापू तो नहीं होता, पर हाँ एक बहुत ही बड़ा विशाल नाव होता है।
जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ था, और जो बीच में एक छोटे से चट्टान के, जो टापू तो नहीं था बिल्कुल, पर हाँ बहुत बड़ा चट्टान था जिससे वो फंसा हुआ था। विक्रम सोचता है सबसे पहले हम इस नाव को लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोग हो सकता है। वह जल्दी से एक बड़े नाव पर रस्सी फेंकते हैं और उस नाव में देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है उस नाव में। उसके बाद विक्रम रस्सी फेंकने के बाद आखिरकार रस्सी उस बड़े नाव में फंस जाती है और विक्रम धीरे धीरे करके उस बड़े नाव पर चढ़ने लगता है। पर तभी ये वक्त कुछ और मंजूर था और अचानक समुद्र में एक तेज लहर आती है, जिससे वो छोटी नाव वो पानी के संपर्क में आकर के वहां से दूर हो जाती है, और जबकि वो बड़ी नाव अब भी वहीं फंसी थी। दिक्कत की बात यह थी कि उसके सारे दोस्त उस नाव के साथ कहीं और बह के चले जाते हैं और विक्रम उस रस्सी पर लटका हुआ था जो बड़ी नाव की रस्सी थी। अब वो धीरे धीरे करके उस नाव पे चढ़ता है और वो चारों ओर देखता है दूर दूर तक, तो उसके अपने साथी और अपने छोटे नाव कहीं नहीं दिखती। अब सोचता है वो कि शायद अगर ये मौसम थम जाए, ये समुद्र की लहर रुक जाए, तो हो सकता है मेरे दोस्त मुझे पहचानते हैं, उन्होंने जगह देखा है, शायद वो वापस आ जाए। उसके बाद विक्रम वो नाव की तलाशी लेना स्टार्ट करता है। सबसे पहले जेब से माचिस निकाल करके और नाव पे पड़ी कुछ टायर को जलाता है, जिससे रोशनी हो जाती है, और वो देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। उस नाव का मैनेजर की शायद कंकाले थी जो नाव के हैंडल के पास थी। वो देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसा आखिर क्या हुआ था इस नाव में, जो ये हड्डी यहाँ पे है। वो जब नाव में और गहराई तक जाता है, अंदर तक जाता है, देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कंकाली देखने को मिलती है। वो हैरान था कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा, ऐसी कौन सी घटना घटी हुई, उसको कुछ समझ नहीं आता। पर वो धीरे धीरे ना चाहकर भी कर क्या सकता था। वो धीरे धीरे जा करके वो कंकाले को उस समुद्र के पानी में फेंक रहा था, और कुछ देर बाद आखिरकार सुबह भी हो जाती है और आखिरकार उसने सारी कंकाले को नीचे फेंक दी थी। अब नाव में वो देखता है सूरज की रोशनी में कि क्या क्या है जो उसकी उपयोग की वस्तु हो, या खाने को वहाँ कुछ मिलेगा। तभी वो नीचे देखता है कि उसके नीचे के कमरे में पानी भरी हुई है और फंगस लग चुकी है और कई सारी बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा हो चुकी है। जब वो कमरे में झांक ही रहा था, उसको नजर पड़ती है एक टेबल के नीचे, जहाँ पे सांपों का गुच्छा हो जाता है। बहुत सारे सांप होते हैं। वो डर जाता है। विक्रम सोचता है कि शायद यही कोई बात होगी सांप वाली, और ध्यान से वो देख ही रहा होता है। तभी उसकी नजर आती है बगल में कमरे में, और देखता है कि पूरा कमरा सांपों से भरा पड़ा हुआ था। और यह कारण शायद इसलिए होगा क्योंकि विक्रम काफ़ी ज़्यादा समुद्र के बारे में जानता था। उसे एक घटना के बारे में पता था जो आज से 10 साल पहले घटना थी कि कुछ एक समुद्री टापू जहाँ पे सिर्फ सांप भरे हुए हैं, और आप जो मेरे व्यूअर कहानी सुन रहे हैं, एक ऐसा टापू है जहाँ पे सांप भरे हुए हैं। ये कहानी बिल्कुल ही सच है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ऐसा टापू जहाँ पे सिर्फ सांप है, तो मिल जाएगा आपको। चलो चलो कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो एक ऐसा टापू जहाँ पे सांप थे, और वहाँ से कुछ सांपों को पकड़कर एक नाव के द्वारा ले आया जाता था। वो सांपों को वहाँ से दूर कर रहे थे। वो सांपों से शायद कोई दवा बनाने का काम हो रहा था, और ये बातों जोर से चल रहा था। पर तभी एक दिन एक नाव जो जाता है वो सांपों को लाने के लिए, वो नाव नहीं लौटता, और ना ही वहाँ के कोई लोग। उसके बाद ये कहानी वही रुक जाती है। पर शायद अब ये विक्रम को देखकर लग रहा था कि शायद ये नाव वही है जो 10 साल पहले वापस नहीं लौटी, और शायद यहाँ के जो लोग मरे वो शायद इसी कारण मरे, किसी कारण इनका जो बक्सा था
जिनमें सांप भरे थे वो शायद टूट गया होगा और रात के अंधेरे में शायद ये सांप अलग अलग दिशा में जा करके और लोगों को काट लिया होगा। अब ये सोचकर विक्रम डर रहा था, क्योंकि जो एकमात्र टायर था वो टायर विक्रम ने जला लिया था रात को। अब विक्रम के पास रात को जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, और अगर वो कुछ ना जलाए तो इस सांप से बचना मुश्किल था। अंधेरी रात, तूफानी लहर और कोई जगह भी नहीं बची थी। तो ये विक्रम सोचता है क्यों ना ये नाव जिस चट्टान से टकराई है उसी पे जाके चट्टान पे चले जाऊं, क्योंकि नाव में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो विक्रम ये सोचता है और बाहर जाकर के चट्टान की ओर देखता है और नजर जाती है कि ये सांप है, उस सांप की प्रजाति यहाँ बढ़ चुके हैं जो चट्टानों पर भी चले गए हैं। अब विक्रम के पास एक ही उपाय था, या तो विक्रम कुछ लकड़ियों को नाव से उखाड़ करके और एक छोटा नाव तैयार करके उस समुद्र में चले जाए, और या फिर वो अपने दोस्तों को इंतजार करे। पर इंतजार करना भी बहुत मुश्किल था। शाम होने को चला आया, उसके दोस्त अब तक लौटे नहीं थे। विक्रम जल्दी से वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ उखाड़ करके और इकट्ठा करके जला देता है, ताकि रात को वो नीचे वाली सांप ऊपर ना जाए, और कुछ लकड़ियाँ को दे करके बंद करता है। विक्रम को भूख भी काफ़ी तेज लगी थी और साथ ही साथ डर भी। तभी अचानक मौसम में कुछ बदलाव होता है और तेज बारिश हो जाती है। अब विक्रम की रूह कांप रही थी, क्योंकि एक तरफ तेज बारिश और एक तरफ सांप। डर तो ये था कि ये पानी में सांप धीरे धीरे रात को अंधेरे में बाहर निकलेंगे, और अब आग बंद हो चुकी है, तो क्या करें। विक्रम नाव के एकदम किनारे छोर पे खड़ा होता है और वह देख रहा होता है। बार बार वो पैर उठाता है कि शायद पैर के नीचे कुछ ना आ जाए। बड़ा सा लकड़ी वो हाथ में पकड़ा होता है। समझ नहीं आता कि रात इसकी कैसे बीतेगी। विक्रम घबराया हुआ था, तभी उसकी नजर जाती है नाव के नीचे कुछ चमकती हुई चीज पे। वो देखता है कि नाव के अंदर कुछ चमक रही है, जिससे नाव के अंदर उजाला हुआ है। वो सोचता है कि आखिर जब इतनी बारिश में भी और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है तो जल क्या रहा है। वो सोचता है कि अंदर क्या हो सकता है। उजाला धीरे धीरे और तेज हो रहा था और अब विक्रम के पैर के नीचे भी साफ साफ दिखने लगा था। विक्रम धीरे धीरे और नजदीक जा रहा था कि क्या हो सकता है। तभी वो ऊपर झाँक करके देखता है एक टूटी हुई लकड़ी के खाली जगह से। देखता है कि अंदर शायद एक बक्सा पड़ा हुआ है। इस बक्सा से कुछ रोशनी निकल रही है बाहर। वो सोचता है शायद इसमें सोने हैं, हीरे हैं, मोती है, जिसके कारण वो चमक रही है रात के अंधेरे में। पर ये जानता था वो उसका जो भी हो वो सुबह ही निकाल सकता है। तभी उसे इतना सोच ही रहा था, तभी उसे समुद्र में कोई एक और नाव चलने की आवाज आई। तो जहाँ पे देखता है उसके साथी वापस आ रहे थे। अब विक्रम के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था कि अगर वो अपने साथी को बता दे और सोना, मोती, हीरा कुछ हो सकता है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। उसके दोस्त करीबन यहाँ से समुद्र में 2 किलोमीटर दूर थे। उसका इंडिकेटर, जो धुआं, जो लाइटें दिखा रहे थे, जो आवाज़ दे रहे थे, उनसे पता चल चुका था शायद इनका दोस्त ही है। अब वो सोच रहा था कि जल्दी से किसी तरह वो जाके वो बक्सा ले और बक्सा ले करके वापस एक छोटी सी नाव बना करके यहाँ साइड हो जाए बड़े नाव से, क्योंकि वो उसके अंदर लालच आ चुका था। वो चुपचाप धीरे धीरे पैर के नीचे देख देख करके पहुँच रहा था कि सांप ना आ जाए, और आखिरकार बक्सा पर पहुँचता है और बक्सा को खोलता है। तो बक्से में जो देखता है उसके तो हैरान होता है। बक्से में औरत की डेथ बॉडी होती है। ये देख कर को हैरान हो जाता है और वो जल्दी से झट से ऊपर भागता है और वो अपने दोस्त की मदद के लिए और चीखता है, चिल्लाता है। और तभी नाव में एक और हलचल होती है और शायद आ गई थी क़यामत। अचानक नाव उस टकराए हुए पत्थर से दूर चलने लगती है और ना जाने नाव कहाँ जा रही थी। विक्रम बहुत चीखता चिल्लाता कि जल्दी आ जाओ। वो सोचता भी कि समुद्र में कूद जाए, पर डर था, क्योंकि वो
पैसिफिक ओशियन की विशाल समुद्री घेरे में था। अगर वहाँ से कूदता भी है तो जो पैसिफिक वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन है और वो डूबता है तो इतनी गहराई में पहुँच जाएगा कि उसको मरना निश्चित है। वो चुपचाप बैठा रहता है और वो इंडिकेट देने की कोशिश करता है अपने दोस्तों को, पर तब तक देर हो जाती है और नाव वहाँ से बहुत दूर चल जाती है। सुबह होने लगती है और विक्रम चारों ओर देखता है, उसको कुछ नहीं दिखता, पर हाँ उसको कहीं ना कहीं बहुत ठंड लग रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर मैं ऐसा कौन सी जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे ठंड लग रही है। और वो देखता है तो विशाल अंटार्कटिका के पहाड़, जहाँ -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होती है, जहाँ पे आज भी कोई जीवन नहीं है, वहाँ पे पहुँच जाता है। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, ठिठुर रहा था। वह जल्दी से कोई लकड़ी इकट्ठा करके आग जला दी थी। मौसम ठीक था पर ठंड बहुत थी, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं हुई थी और वो समझ चुका था उसने, क्योंकि एक वो अच्छा नाव के बारे में, समुद्र के बारे में एक ज्ञाता था। मुझे पता था कि अंटार्कटिका इंडिया से काफ़ी दूर है और यहाँ पे शायद ही कोई नाव होगी जो 2 साल में 3 साल में एक बार यहाँ से शायद गुजरती हुई। उसने आशा छोड़ दी थी जीने का, पर डर तो इस बात का था कि नाव में आखिर रहे कैसे। यहाँ पे उसने जो नीचे देखा था रात को, उसके बाद उसकी नींद उड़ चुकी थी और जब उसने झाँक के देखा तो नीचे भी बस इस समय ना कोई बक्सा था ना कोई सांप, पूरा खाली पड़ा हुआ था। वो हैरान था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। डर इस बात की थी और कि वहाँ पे खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ के टीले, पहाड़ और वहाँ पे एक घास तक नहीं था। वो डर रहा था कि अगर करे तो करेगी। उसके पास सिर्फ यही चाह रहा था कि अगर कुछ मछलियाँ पकड़े और आग पे पका के रखे और खाएं। पर यह भी उसके लिए कुछ मुश्किल कठिनाई थी, क्योंकि एक समय उस नाव की कोई लकड़ियाँ कुछ ख़त्म हो जाएगी और साथ ही साथ उसकी माचिस की कीड़ी। उसके पास एक ही उपाय है, अगर वो बड़ी नाव 1 साल तक उसकी लकड़ी चले तो 1 साल तक उसकी आग जला कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माचिस की कीड़ी भी मात्र उसके पास 10 से 15 बची हुई है। वो जल्दी से आग जलाता है और उसके पास एक ही उपाय था, अब हमेशा आग जलता रहे। वो इंतजार में रहता है। रात हो जाती है। रात होने के बाद वो उस अंटार्कटिका के चट्टानों को घूर रहा था चांदनी रात में। तभी उसको नजर जाती है, वो देखता है कि यहाँ से दूर इस बर्फ के टीले पे कोई चल रहा है। किसी के चलने की आवाज़ आई थी उसको। वो देख रहा है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, यहाँ पे कोई जीवन तो है ही नहीं। वो हैरान था और घूर रहा था। तभी उसके नाव में कुछ हलचल आती है और वापस से नाव फिर उस चट्टान से खिसक कर न जाने कहाँ जा रही थी। और वह चुपचाप, उसके दिमाग अब कुछ ही काम नहीं कर रही थी। इतनी ठंड और ये डिप्रेशन कारण वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने नाव में पड़ा होता है, अपने छोटे नाव में, जहाँ पे उसका साथी उसका घेरे होते हैं और पूछते हैं कि उठो उठो। विक्रम कहता है कि क्या मैं यहीं पे हूँ? वो कहता है हाँ। कहता है वो अंटार्कटिका? कहता है अंटार्कटिका नहीं, हम यहीं पे हैं। कहता है वो बड़ा नाव? कहता हमने नाव छोड़ दिया, वहाँ पे आप गिर चुके थे, शायद आपके हाथ में किसी जहरीली चीज़ ने काटा था, जिसके बाद आपका बचना मुश्किल था। हमें जल्दी से नाव घुमा करके और एक आपको वापस से इंडिया ला रहे थे, पर इसी दौरान हमें एक और नाव मिला जहाँ पे वैद्य थे, डॉक्टर थे और उन्हीं ने आपका इलाज किया है। विक्रम समझ जाता है कि वो इलाज के दौरान उसके जो सपने जो उन्होंने देखा है जो नाव के बारे में, वो शायद सच है। पर ये समझता नहीं है वो कि आखिर वो औरत, वो नाव अब कहाँ पे है। उसके बाद वो सारी कहानी बोलने के बाद कई सारी रिसर्च होती है और वो नाव ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर आज तक ना वो नाव और ना ही वो कहानी के बारे में सारी बातें
आ सुलझिए। तो खैर, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी की पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा करते हो तो मैं जल्दी ही इसकी पार्ट 2 टाइटैनिक 1990 को लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं एक और नई भूतिया कहानी को लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।